हेलो बच्चों, हम 7th क्लास का अतीत का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में नए राजा और उनके राज्य पाठगत प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक के बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम मयूर शर्मन थे, गुर्जर और प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। सेकंड क्वेश्चन है, प्रशासन का रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? तो मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था और राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए ही प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और न ही उन्हें हटा सकती थी। अगर राजा कुछ गलत करे तो प्रजा नहीं हटा सकती थी उन्हें। फिर थर्ड है, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा तो इसका आंसर है 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए एक संघर्ष किया, जिसमें इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया? इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो इसका उत्तर होगा, उन्होंने ये सब दावे इसलिए किए थे। कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। फिर 5वां प्रश्न है, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए। आपके बुक में एक मानचित्र दिया होगा, उसको देखना है। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा। चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा होगा। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी था? तो ये है, महिलाओं का सभा में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं लिखा। चोल प्रशासन के कुछ समितियों में भी सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। ये पार्ट 1 था, आगे हम पार्ट 2 में करेंगे।